पुराना वाला लगा दिया। ऐसे नहीं चला रहे क्या? चल रहा मुझे इतनी गर्मी नहीं, ठीक है ठीक है, रहने दो रहने दो। चलो so an element X has 4 electron. ठीक है, so element X has 4 electron in its outermost orbit. What will be the formula of its compound with hydrogen? So तो सिंपल सी कहानी है, कार्बन मान लो कोई कार्बन या कोई भी हो जिसका 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। रीजन इज कि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही आपको जो है पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन है। सो इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल काफी चर्चा में रहा, अभी भी चलते रहता है। CH4। सो फ्यूल सेल देखो कहीं भी होगा ना, फ्यूल सेल में होता क्या है सिंपली कि जैसे आपका क्या है कि H2O जो है आपका, इस H2O को जब ब्रेक डाउन करते हो, तोड़ते हो, तो यहां पे एनर्जी कंज्यूम होता है और यहां से आपको मिलता है H2 प्लस O2। ठीक है, बैलेंस नहीं किया, जस्ट ओनली वापस, यानी यहाँ पे जब H2O को ब्रेक करने में एनर्जी कंज्यूम हुआ है तो वापस से जब इनको मिलाओगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से जब इनको मिलाओगे तो ये एनर्जी रिलीज होगा एंड ये फिर से वापस से H2O बन जाएगा। ये जो साइकिल आपका है, यानी इस तरीके का फ्यूल सेल होता है आपका, जहाँ पे एक साइड से आप क्या करते हो, आप हाइड्रोजन को इनपुट करते हो, दूसरे साइड से O2 को इनपुट करते हो एंड यहाँ से आपका एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड आपका यहाँ से जो आउटकम निकलता है या जो आप कह सकते हो कि जो एग्जॉस्ट निकलता है इसका, दैट इज सिंपली वाटर। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें कोई भी पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सो इट इज वन ऑफ द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी और इसीलिए आज की डेट में इस पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है, कैसे जो है अपने इसका यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल को करने के लिए, व्हीकल्स में हो गया, किसी भी एनर्जी प्रोडक्शन के ये में हो रहा है। मेन जो इशू है वो है आपका ये H2O2 को ब्रेक करना। तो वाटर की आपके पास कमी नहीं है, बट यू नीड सम एनर्जी जिसके बाद आप इसको ब्रेक कर सको और ब्रेक करके आप अलग अलग सिलेंडर में रखो, हाइड्रोजन को अलग सिलेंडर में रखो, ऑक्सीजन को अलग सिलेंडर में रखो, जब भी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना हो दोनों को मिक्स करो एंड यू विल गेट द आइडिया। ठीक है, तो ये आपका, और आज के डेट में गाड़ी वगैरह पे भी लेके काम हो रहा है कि नए जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसको कैसे अपने हाइड्रोजन फ्यूल पे चलाएं। तो इतना ही है इसमें। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कभी भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आएगा इट ऑलवेज गो वाटर। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड टेक्नोलॉजी नॉट टेक इंडस्ट्रियल लेवल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या होगा? गेस मार रहे हो? चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे
लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है, जब आप इसको यूज करते हो, ये हालांकि मैंने क्लास में बताया हुआ है पहले, जब मैं सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी जो पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था तब बताया था इसके बारे में। ये जो है, आप क्या होता है कि देखो ऑक्सीजन नॉर्मली तो गैस है, बट अगर इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, यू विल ब्रिंग इट डाउन। सिमिलर फॉर द लिक्विड हाइड्रोजन, दोनों के लिए टेम्परेचर कम करके रखोगे, अदरवाइज ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे नहीं। और जहां पे भी ऐसी टेक्निक्स जहां पे कि आप फ्यूल्स को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर करके एंड देन ऑपरेट करते हो, देन दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ क्रायोजेनिक्स। ठीक है, ये सिंपली इसको क्रायोजेनिक कहते हैं। इसीलिए आपका जो रॉकेट वगैरह में क्रायोजेनिक इंजन होता है, दैट्स द सेम क्रायोजेनिक्स, इसका 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 यही आइडिया है। यहाँ पे जो पायरो टेक्निक्स है, देखो यहाँ से पायरो, पायरो मीन्स फायर, पायरो कहीं पे भी है इसका मतलब फायर, फायर है या हीट है, उस सेंस में जाता है। और पायरो टेक्निक्स जो है यहाँ पे ये यूज होता है फॉर द फायर क्रैकर्स। कैसे वो फायर क्रैकर्स अच्छे अच्छे ये बनाते हैं, अच्छा, फायर क्रैकर्स से हाउ दे यूज द फायर क्रैकर्स, कैसे अच्छी अच्छी आतिशबाजी करेंगे, तो दैट इज नोन द पायरो टेक्निक्स। ठीक है, और पायरोमेट्री, मेट्री है तो मेजरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो पायरो हीट या आपको फायर, एंड मेट्री मींस मेजरमेंट, तो इट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो पायरो टेक्निक्स, पायरोमेट्री, क्रायोजेनिक्स, एंड देन कम्स द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, आपको एग्रीकल्चर, ठीक है, विदाउट सॉइल, इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। तो हमने इसकी चर्चा करी थी कि कैसे बिना सोयल के वो वाटर की मदद से दे प्रोड्यूस द फूड्स, एंड दैट इज द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। तो ये चारों टर्म इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट कम बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो हाँ जी, बीओडी, तुम ही नाम से पढ़ो, आप ही चार लोगों, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, नहीं आपने दे दिया, चलो आपका आंसर। सी होगा। देखो, जब आप वाटर की बात करोगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करोगे, वहां पे तीन टर्म यूज किए जाते हैं जनरली। एक होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ ओडी। ठीक है, दूसरा है दिस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड तीसरा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी। ठीक है, ओडी, बीओडी एंड सीओडी। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन नाम से क्लियर है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है, दैट इज सिंपली दो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्राइटेरिया। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व उतना आपके बेहतर है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। दूसरा है दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज अबाउट कि जब वाटर में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद इट शुड बी ब्रोकन डाउन, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी वहां पे बैक्टीरिया काम करते हैं, दे नीड, दे कंज्यूम द ऑक्सीजन। और ये जो कंजम्पशन है कि आपका जो बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन को टू ब्रेक डाउन दैट ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो देखो एक तरफ जहां की डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ज्यादा है, तो ये आपको बता रहा है कि आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ये अच्छे कंडीशन में है, गुड कंडीशन बताता है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है, इट शोज कि आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम का हेल्थ जो है वो खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा सड़ रहा है और बैक्टीरिया उस पर एक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन को क्या करेंगे, डिप्लीट कर देंगे वहां से वाटर से। ठीक है, तो इसीलिए बीओडी अगर ज्यादा है तो इट शोज कि यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम का हेल्थ आपका खराब हो रहा है। यहां पे ध्यान रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमेशा मेजर करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, नॉट द केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, केवल और केवल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए अगर यूज हो रहा है, देन दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब आप बात करते हो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आपका डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और साथ ही साथ जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको भी अगर ब्रेक डाउन करने में किसी ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है किसी अमाउंट की, तो देन दोनों को ऐड करके आप बनाते हो सीओडी।
ठीक है, तो बीओडी, सीओडी एंड ओडी के बीच का रिलेशन क्लियर रखना। यहीं से एक टर्म आता है जैसे जो यूट्रोफिकेशन की कहानी होती है। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि अचानक से आपको लेक्स में या पॉन्ड्स में जो एल्गीज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज, उनका ग्रोथ हो जाता है बहुत ज्यादा। और जब उनका ग्रोथ होता है देन आफ्टर अ टाइम वो डाई आउट करेंगे, और डाई आउट करने के बाद जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो अचानक से लेक में क्या होगा कि बीओडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो जाता है। और वहां पे जो भी फिशेज या बाकी जो रह रहे हैं वो फिर उनके लिए उनकी डेथ होनी भी स्टार्ट हो जाती है, और लेक का इकोसिस्टम मान जाता है कि ये खराब होने लगा। सो ये बीओडी और ये पूरा का पूरा इसकी जो कहानी है इसके पीछे की, दैट इज दिस वन। ठीक है, पाइरोलाइसिस। So in the context of many of the following, the term pyrolysis and plasma gasification are mentioned. थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने ट्विस्ट कर दिया है। नहीं, अच्छा नहीं, इत्मीनान से सोच के समझ लो, ठीक है। ओके, वेस्ट एनर्जी क्या होता है इसमें? सो देखो, ये एक काफी चर्चा का विषय है भारत में। वो है कि हमारे यहाँ वेस्ट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। पर डे अराउंड 150 मेट्रिक टन का वेस्ट जनरेट होता है, और उसमें से कलेक्शन तो चलो अब बढ़ गया है, बट उसको हम कहाँ डिकम्पोज करें, कहाँ उसको खत्म करें, वो एक समस्या है। और इसी वजह से हमेशा कभी ना कभी ये चर्चा में आपका चलते रहता है अबाउट वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, कैसे आप इस वेस्ट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और इसके अलग अलग टेक्निक्स जो है वो करे जाते हैं। और देखो रिसेंटली भी अभी हाँ जी, बायोफ्यूल बनाने की बात चल रही है ऑब्वियसली। यहाँ पे रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट कल या परसों के पेपर में आया था, ठीक है, कि जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, ओपन डेफिकेशन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में यहाँ पे इन्होंने ये करा है कि जो हमारे एक टर्म यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, ठीक है, 2.0 में एक टारगेट है कि जो हमारे लेगेसी वेस्ट हैं, लेगेसी वेस्ट साइट्स हैं या लेगेसी वेस्ट है, इसको हमें कैसे खत्म करें। लेगेसी वेस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि शहर के कुछ इलाके में बहुत ज्यादा कचरा जमा होता है, वो सालों से कचरा वहां पे जमा हो रहा है, बस जमा ही हो रहा है, ठीक है। तो इन साइट्स को कहा जाता है लेगेसी वेस्ट। जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें दे हैव गिवन कि इंडिया में करीब करीब 3000 से ज्यादा लेगेसी वेस्ट साइट है। और लेगेसी वेस्ट साइट का उन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि करीब 1000 मेट्रिक टन से ज्यादा अगर वहां पे ऑर्गेनिक मैटर है, जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन है, तो फिर हम उसको लेगेसी वेस्ट साइट कहते हैं। जो भी था 3000 है, इसमें से आपका 24 कुछ करके उनका था कि इस पे काम चल रहा है और ये सब, वो अलग बात है। बट पहली चीज की लेगेसी वेस्ट, ये टर्म ध्यान रखना, लेगेसी वेस्ट का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वेस्ट डंपिंग साइट्स है जहां पे वेस्ट को डंप किया जा रहा है सालों से, और वो वहीं पे सड़ता है, वहीं पे आग लगते रहती है, और वहीं पे पोल्यूशन निकलते रहता है। और साल में हर बार 2-4 खबरें आपको मिल जाएगी, कभी दिल्ली के वेस्ट आपको लैंडफिल साइट में आग लग गई, कभी साउथ में किसी शहर में लग गया, और ये चलते रहता है, ठीक है। तो इसको लेकर के बराबर चर्चा चलती रहती है, और इसीलिए बात बार बार होती है कि वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है ये कितनी सक्षम है हमें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है, खास करके शहरों में भी तो और तेजी से बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में वेस्ट का तो जनरेशन होना है, बट आप उसको कैसे करेंगे। तो फिर इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात चलती है, इसमें से पाइरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन आर वन ऑफ दोस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। देखो पाइरोलाइसिस सिंपल सा, अगेन फायर है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पाइरोलाइसिस, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि पाइरोलाइसिस में अब यहां से, क्योंकि ये पाइरोलाइसिस आपसे पूछ लिया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और डिटेल में आपका पूछ लेगा, ठीक है। लिख लो इसको, पाइरोलाइसिस में जब बात करते हैं तो यहाँ पे हीटिंग होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइरोलाइसिस, और दूसरा टर्म होता है इंसिनरेशन। ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं,
जो इस टेक्नोलॉजी में यूज करी जाती है, पाइरोलाइसिस एंड इंसिनरेशन। सो पाइरोलाइसिस में हीटिंग हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इंसिनरेशन में, इंसिनरेशन इज सिंपली बर्निंग, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे है, और यहाँ से इसमें होता सिंपली ये है कि एक लेवल के बाद जब आप उसको हिट करते हो तो सीधी सी बात है ना, लकड़ी को जलाने में इनिशियल में तुमको थोड़ा सा उसको हिट करना पड़ता है, लेकिन एक बार जलना शुरू हो गया वो, तो आपको फिर वो एनर्जी दे देगा। सेम हैपेंस इन द बोथ पाइरोलाइसिस एंड इंसिनरेशन, दोनों में यही कहानी होती है। ओनली डिफरेंस इज कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कहानी है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा जो है प्लाज्मा गैसिफिकेशन जो है, दिस इज अगेन सिमिलर टू द पाइरोलाइसिस, बट यहाँ पे टेम्परेचर आर वेरी हाई। प्लाज्मा गैसिफिकेशन में क्या है, टेम्परेचर आर वेरी हाई। हाँ जी, हाँ, इसमें इसमें प्लाज्मा स्टेट में नहीं जाता है, बट उस टेम्परेचर को दे ट्राई टू अचीव कि बहुत हाई टेम्परेचर इसको बर्न करेंगे। दिक्कत ये है ना कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और आज भी हमारे यहाँ सेग्रीगेशन नहीं है, वेस्ट सेग्रीगेशन एट द साइट, ठीक है, हम लोग गीला कचरा सूखा कचरा हम लोग एक ही साथ डालते हैं, तो अलग अलग हम डालते हैं क्या, बताओ, हम लोग डालते हैं? नहीं, मैं वो, हाँ, वहां भी एक ही साइड डालते हैं, वो साइड में एक ही साइड डाल रहे हैं वो, ठीक है। तो आपका जो पर्पस था इस सेग्रीगेशन का वो पूरा नहीं हो रहा। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम कुछ ना कुछ उससे खाद वगैरह, फर्टिलाइजर या कुछ इस तरीके की चीज अगर हम बना लें तो वो बना लेंगे। हाँ जी, अवेयरनेस का नहीं होता, बिल्कुल। और दूसरा जो है कि आपका जो नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट है या इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम पाइरोलाइसिस के थ्रू या फिर इंसिनरेशन के थ्रू वहां पे क्या करेंगे, हम उससे वेस्ट टू एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेंगे। तो आपका एक कंपोनेंट बस आपने दे दिया, दूसरा कंपोनेंट हो नहीं पा रहा, इसलिए दिक्कत हो रही है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन, एक होता है सिंपली गैसिफिकेशन, सिंपली गैसिफिकेशन। अच्छा, इन दोनों में एक अंतर समझ लो, डिफरेंस बिटवीन पाइरोलाइसिस एंड इंसिनरेशन तो बता दिया आपको, बोथ आर हीटिंग, और ये हीट करके एक तरीके से कह सकते हो जलाना हुआ। दूसरी तरफ आपका है गैसिफिकेशन और प्लाज्मा गैसिफिकेशन। इन दोनों में क्या किया जा रहा है, इन दोनों में दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैस, और उस गैस को यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। सिंपल सी बात है। तो गैसिफिकेशन एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन में व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द वेस्ट इनटू सम काइंड ऑफ गैस व्हिच दे विल फर्दर यूज, और उस गैस का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम यूज होता है उस गैस के लिए जिसका नाम है सिन गैस, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखना, ये सिन गैस जो है ये बार बार कभी कभार आ जाता है कि आपका ये कितना सही है कितना नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये सिन गैस जो है इसकी चर्चा आपको चलते रहती है। और इस सिन गैस में एक ये लिख लेना कि इसका इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, इसका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दिस इज CO, हाइड्रोजन एंड CO2, ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सिन गैस। अच्छा, इसके साथ साथ दो और गैसेस की चर्चा हुई, डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरेंस, ठीक है, दीज आर द कैंसर कॉजिंग गैसेस। देखा यह गया कि जिन एरियाज में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगी हुई हैं वहां पे इन गैसेस का रिलीज काफी ज्यादा हो रहा है, काफी ज्यादा अमाउंट में, और इसके वजह से वहां के लोगों में कई तरीके की बीमारियां देखने मिल रही है, इवन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वेस्ट टू एनर्जी कितना सही है कितना नहीं है, इस पे लेकर के एक विवाद जो है वो हमेशा चलते रहता है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस सारी चीजों को ध्यान रखें, कम से कम पाइरोलाइसिस इंसिनेशन के बीच का डिफरेंस, गैसिफिकेशन, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, सिन गैस क्या है, ठीक है। तो ये इतना भी रख लोगे तो हो जाएगा आपका, लेगेसी वेस्ट वगैरह देख लो। ठीक है, डन, ओके। So next, hydrogen bomb is based on the principle.
हाँ जी, अनियंत्रित कंट्रोल अनकंट्रोल, हाँ जी, ये डिबेट है कि कंट्रोल जाएगा कि अनकंट्रोल जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे अनकंट्रोल जाएगा। ठीक है, दिस विल गो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। कंट्रोल आप करते हो आईटीआर प्लांट्स में, ठीक है, जो आपको थर्मो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स चल रहे हैं, दूज आर द कंट्रोल रिएक्शन चल रहे हैं। यहाँ पे जो होगा वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। सेम न्यूक्लियर में, आपका न्यूक्लियर एनर्जी में जो आपका यूरेनियम से आप न्यूक्लियर फिजन में निकालते हो, तो दैट इज द एनर्जी, जब निकालते हो तो दैट इज द कंट्रोल्ड फॉर्म में चलेगा। और अगर ये आपका बम बनाना है तो अनकंट्रोल्ड फॉर्म में चलेगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। सो क्वेश्चन 7, आराम से पढ़ें क्वेश्चन को। करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 गलत है, ओके। डी, सब लोग डी। डी, डी, अच्छा बी, अच्छा बी फॉर बॉल, ओके। सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। देखो, सो यहाँ तो उल्टा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, ठीक है। वहां पे होता स्टीम वाली बात कि स्टीम ज्यादा सेवियर बर्न करते हैं, देन स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि स्टीम में एक्स्ट्रा लैटेंट हीट होता है, ठीक है। और तो इसके वजह से जैसे ही कंडेंस होगा तो फिर वो एक्स्ट्रा लैटेंट हीट रिलीज होता है और सेवियर बर्न करता है वो। दूसरा जो है, ड्राई आइस इज कोल्डर देन रेगुलर आइस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ड्राई आइस, देखो ड्राई आइस है क्या, कल ही बात करी थी, कल परसों, नथिंग बट CO2 है। अब CO2 है रहा गैस, और गैस को आपको कंप्रेस करके सॉलिड फॉर्म में लेके आने का है, तो टेम्परेचर आपको बहुत नीचे करना पड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर को जब नीचे करके लेके आए होगे, ऑब्वियसली गैस है और एक तरफ वाटर को कम करके आपको लेके आना है, तो वहां पे आपको ड्राई आइस के केस में टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना, ड्राई आइस इज कोल्डर। अच्छा, ड्राई आइस का यूज किस चीज में, किन चीजों में होता है, बात करी थी हमने नहीं? हाँ, एक स्टेज वाली बात हुई, और भी चीजें, स्टेज वाली तो चलो एक एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेज पे जो धुआं धुआं करने के लिए जो है, क्या क्या कहते हो? अच्छा, अप्सराएं घूमती हैं। नहीं, ठीक है, उस तरीके के सीन। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स है, जैसे कि आपका जो है आजकल चर्चा में है, एक टर्म यूज चला है आपका, वो तो क्रायोजेनिक्स हमने चर्चा करी है, हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन। हाँ, तो क्रायो प्रिजर्वेशन, अभी किसी एक्ट्रेस का मैंने देखा, उनका ये था कि उन्होंने अपना एक जो है सी हैज क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने डाला है अपना, ठीक है। हाँ, अपने, क्योंकि फ्यूचर में जब उनका मन होगा तो दे विल सी। सो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स वगैरह या उस तरीके की भी चीजें जो आपके एग सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, तो उसको लोग उसको स्टोर करते हैं एट दिस टेम्परेचर, दैट इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो सर्जरी भी जो है आपका, नहीं राखी सावंत नहीं, अभी रिसेंट में 3-4 दिन पहले कोई आया है,
अरे कौन एक्ट्रेस है वो भाई, छोड़ो यार, कोई एक्ट्रेस को क्या करने का, एक्ट्रेस है ठीक है ढूंढ लेना, वो इंस्टा पे दिख जाएगी बार बार, मैं इंस्टा पे स्क्रॉल करता मुझे दिख गई। क्रायोजेनिक्स इंजन की बात हो रही है ना, यूज हो रहा है एज फ्यूल, यहाँ पे प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। और एक होता है क्रायो सर्जरी, ठीक है, बॉडी के कुछ पार्ट्स में कुछ इश्यू होता है तो उसको फ्रीज करके दे विल टेक इट आउट। क्रायो प्रिजर्वेशन जाएगा, अब इसमें ये कहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी समटाइम्स यूज, जनरली नाइट्रोजन का करते हैं, ठीक है, बट वो अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन को कैसे उनका क्या सिस्टम बनाया, बट कहने का मतलब मेरा फोकस था इस टर्म पे, अब इसमें ये भी जा सकता है वो भी जा सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उसमें टेक्निकलिटीज उनकी मशीन की क्या है, जनरली नाइट्रोजन करते हैं, जनरली नाइट्रोजन, ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक और क्रायो सर्जरी हो गई, इसके अलावा इनका इसका यूज होता है क्रायो सर्जरी, बॉडी के जैसे कुछ पार्ट्स में, जैसे किसी का मस्सा वगैरह हो गया कहीं पे, तो उस पार्ट को क्या करते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं पूरा, एंड देन दे विल पुल इट आउट, ताकि ब्लीडिंग वगैरह उतना ना हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लेस डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू वगैरह भी होता है, बिल्कुल। सो क्रायो सर्जरी इज अगेन अ टेक्निक दैट इज यूज्ड, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ऑटो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका इसका यूज होता है, एक टेक्निक आता है जिसको कहते हैं श्रिंक फिटिंग। श्रिंक फिटिंग, जैसे आपने देखा होगा घर में हम लोग कभी कभी जुगाड़ में हम लोग अपना काम चलाते हैं कि पाइप वाइप जो है फिट करने का है तो उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करके उसको फिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके इंजन कुछ बहुत ही हेवी इंजन होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन होते हैं, उसमें कुछ पार्ट्स को अंदर डालना होता है उनको, तो दे उसको श्रिंक कर देंगे एंड देन दे विल पुट इट, ठीक है। तो श्रिंक फिटिंग ये अगेन तो ऑटोमोबाइल और इस फील्ड में भी इनका यूज होता है, तो मतलब इंजीनियरिंग में भी यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, परमानेंट हार्ड डिस्क है ना, हाँ, तो बॉइलिंग मतलब एक प्रोसेस में चला जाएगा, बॉइलिंग करोगे तो थोड़ा सा उसका नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बच जाएगा वो, इस तरीके से ले रहे हैं। देखो, तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज नथिंग बट कि जब आप इसमें जरूरत से ज्यादा आपके सॉल्ट्स जो है वो डिवॉल्व हो नहीं, और जब आप परमानेंट हार्डनेस की बात करो, तो हार्डनेस दो तरीके की, ठीक है। जो यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस की बात करी गई है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स जनरली, अगर ये डिजॉल्व्ड हैं तो फिर हम बोलते हैं कि वाटर जो है ये परमानेंट हार्डनेस में है। हाँ जी, ठीक है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, अब इसमें क्या होता है कि आप इसको बॉयल करके नहीं हटा सकते, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो वो नहीं हटेगा, देन आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज करना पड़ता है, और जब आप सोडियम कार्बोनेट यूज करते हो तो फिर इसका फॉर्म वो चेंज कर देता है, वो इसको कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज करता है, एंड देयरफॉर फिर जब आप इसको ये करोगे तो देन आपका हार्डनेस जो है वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया कि आपको नॉर्मल हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस में जो है, टेम्पोररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस में क्या डिफरेंस है। तो परमानेंट हार्डनेस, इसलिए परमानेंट हार्डनेस में जो हम लोग ये भी यूज करते हैं ना, डिटर्जेंट सोप वगैरह यूज करते हैं, वो काम नहीं करता है, तो ये एक समस्या है, तो वहां पे भी फिर आपको सोडियम कार्बोनेट का जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा, तो बेसिक आइडिया ये आप याद रखें। हाँ, एक टर्म नहीं, मैग्नीशियम नहीं है वो, एलम नहीं काम करेगा, एलम काम नहीं करेगा, आपको वो कोई भी कंपाउंड लेके आओ जो यहां से इसको हटा सके, ठीक है। वो केमिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा वो कौन से कंपाउंड है जो सल्फेट को रिमूव कर देंगे। हाँ जी, एलम सेटल डाउन, बट एलम जनरली इसमें नहीं यूज होता है, जनरली नहीं यूज होता है, ठीक है। ये हार्डनेस के केस में ये आपको नहीं जाते हैं। अच्छा, इसको हटाने के लिए आज के डेट में हम लोग जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं, आरओ वाटर, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस,
हाँ ये बिल्कुल 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 ठीक है। आज के डेट में दो प्रोसेसेस यूज होती है, एक तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, इसी के साथ हार्डनेस को क्योर करने के लिए यूज किया था आयन एक्सचेंज, और दूसरा जो है दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे जो तुम पानी पीते हो रिवर्स ऑस्मोसिस ही तो है ये। हाँ जी, हाँ तो भी हो जाएगा, तो उससे क्या हो गया, उसमें एनर्जी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होगा और क्या। नहीं 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 नहीं, सॉल्ट्स निकल जाएंगे आपको, टोटली सॉल्ट्स निकल जाते हैं। इसीलिए एक समस्या है ना। क्या क्या एक्सट्रैक्ट होता है? हाँ वो निकल जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स उसको भी बाहर कर देता है। ये हाँ बिल्कुल, ये एक समस्या है ना आज के डेट में, इसी की तो बात करी जा रही है कि भाई आरओ करते करते जो है तुमने बॉडी में जो जरूरी सॉल्ट्स आपको मिल जाते थे, मिनरल्स मिल जाते थे वाटर के थ्रू, आपने उसको ही बंद कर दिया। हाँ अब बहुत सारी समस्याएं जो, जैसे देखो एक चीज है ना, मुझे याद है हम लोग यहाँ ना दादाजी थे, तो दादाजी को एक आदत थी, उनको उनको पानी जब भी पियेंगे ना वो कुआं का पानी पीते थे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ही विल ड्रिंक द वाटर फ्रॉम वेल। और क्योंकि घर में मेरा ये है तो साफ सफाई आदमी बचा के रखता था उसको कि गंदा ना हो, तो उस समय में नहीं पता चला कि भाई ऐसा भी क्या है इनको, कुआं का पानी हैंडपंप चलाओ पी लो पानी। बाद में हमें समझ में आया कि नहीं, जो कुएं का पानी होता है उसकी अल्कलिनिटी अच्छी होती है, वो थोड़ा ज्यादा अल्कलाइन होता है और उसमें मिनरल कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो आपके हेल्थ के लिए जो है वो ज्यादा बेटर होता है। हाँ वही अल्कलाइन वाटर, जैसे जो है अब विराट कोहली जो पीता है वो ब्लैक वाटर, अरे है वो वही अल्कलाइन वाटर ही है, ठीक है। अरे देखो उसमें बेसिक पर्पस वही है, अल्कलिनिटी को बढ़ाना, ठीक है, अल्कलिनिटी को बढ़ाना वो बेसिक पर्पस है। अब हम अल्कलिनिटी को बढ़ाने के लिए आप पानी उसके साथ पियो 700 रुपए 800 रुपए लीटर लेके, तो उससे अच्छा है कि अब जितना है भाई अब उससे अच्छा है आप मटके का पानी पी लो, दैट इज ऑल्सो अल्कलाइन। ठीक है वो अलग बात है कि उसके लिए चीप है, तो भाई वो अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग करेंगे, हम लोग भी पैसा कमाए उतना तो कर लेंगे। स्टेटस डाउन हो जाएगा नहीं, नहीं नहीं आई एम सेइंग कि जैसे अगर किसी को लगे कि नहीं भाई वो पानी ब्लैक वाटर हो रही है, तो सिंपल सी बात है, घड़े का मटके का पानी पियो आप, सेम सेम आपको डिलीवरी मिलेगी, सेम है वो, उसमें भी मटके का जो पानी होता है उसकी अल्कलिटी भी बढ़ जाती है। चलो और नहीं, खास करके जिनको इशू होता है ना, ब्लॉटिंग रिलेटेड इशू होता है, उनको फिर ये कहा था कि आप जो है कुएं का ये का पानी पियोगे तो फिर आपको ये समस्या दूर होने लगेगी। जिनको एसिडिटी का इशू होता है, बार बार खाना खाने के बाद फ्लक्सिंग होता है, तो दे सेड कि आप कुएं का पानी सिंपली पी के देखो, आपका समस्या नहीं। हाँ बिल्कुल वो तो है, नहीं एक मतलब जैसे अब किसी किसी हो जाता है एज हो गया तो भाई क्या ही करोगे, उनको गैस हो रहा है और ये समस्या हो रही है, तो उनको कुएं का पानी पिलाया जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर। अब इवन मैंने भी फील किया, जब इस चीज को समझा तो इंसान ज्यादा फील करने लगता है, नहीं होता है कुछ अंतर दिखता है, सो इट मे बी। चलो अकॉर्डिंग टू वेट, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, श्वेता ठीक है आपका, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर कैलकुलेट कर लेने का है। अरे कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, एक बार करके तो देखो। 11.11 बोलना सीखो पहले, ठीक है, नेवर से 11.11, नेवर से 88.89, ठीक है। चलो तो कुछ नहीं, वाटर है H2O, तो इसका मास निकालोगे, दिस इज 2, दिस इज 16, 16 प्लस 2 18 हो गया, तो 2/18 कर लो, निकाल लो कितना आता, ठीक है।
कितना आएगा? 5 के आसपास जाएगा, ये 5 से समथिंग ज्यादा जाएगा, एंड दिस इज 2, तो 10 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, दैट इज 11। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो अभी बात करें फ्यूल सेल, बट दैट्स सिंपली लाइक बर्निंग। कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन वहां पे जाकर अटैच हो रहा है, सिमिलर टू बर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विल सिंपली प्रोड्यूस वाटर, और कुछ है नहीं, H प्लस O2, H2 प्लस O2। इजी क्वेश्चन है आज भी। इलेवन, ओके। हेवी वाटर क्या है? ये हेवी वाटर हमने बात की ना, कूलेंट वगैरह में यूज होता है। हाँ जी, इंजेक्टर वगैरह। कूलेंट साथ ही साथ उसको स्लो डाउन करने के लिए आप यूज करते हैं, मॉडरेटर के रूप में। सो हेवी वाटर इज नथिंग बट D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में डिफरेंस कितना होता है? तो हाइड्रोजन जो है आपको नॉर्मल जो है तो 1,1 होता है इसका सिंपली, और ड्यूटेरियम जो है दिस इज 2,1, यानी 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका मास अगर 1 है तो इसका मास 2 होगा। तो अब आप अगर D2O निकालोगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज 4, और ये तो 16 का 16 है ही, तो 16 प्लस 4 20 हो गया, इजी। तो केमिकल फॉर्मूला पर हेवी वाटर हो गया यहीं से, ठीक है। N2O CO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। Who among the following discovered heavy water? तो इसमें देखो हर्ट्ज का करंट से लेना देना है, इनका कुछ है नहीं। मेंडल का वहां पे जाएगा, उनका मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जाएगा, जेनेटिक्स में जाता है। प्रिस्टली ऑक्सीजन का है। सो अगर आपको नहीं भी पता है तो उड़े जो है पानी खोज के लाया, ठीक है, पानी लेके उड़े या क्या ठीक। क्वेश्चन तो सिंपल सी है, इसमें हाइड्रोजन का दूसरा वाला आइसोटोप प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इन्होंने स्टेटमेंट को अच्छे से फ्रेम नहीं किया है, बट इसका मतलब वही है कि आपका जो नॉर्मल हाइड्रोजन का एटम है उसके जगह पे उसका दूसरा आइसोटोप इज प्रेजेंट है। तो इजी क्वेश्चन अगेन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो छक्के लगेंगे नहीं। अरे आएगा भाई, क्या है चिंता करते, बस वहां पे पेशेंस रखते हुए अच्छे से, क्योंकि जब ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है तो इंसान जो है देखते हो स्लो स्लो बॉल आती है तो बस तुम छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट डाल देते हो, कैच डाल नहीं कि अभी तो। हाँ जी, बस 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 यही यही दिक्कत है, स्लो में लोग फंसता है, ठीक है। और हम जब खेलते थे ना तो मेरा सबसे अच्छा ये हथियार हुआ करता था, ठीक है। हाँ, मेरा जल्दी, क्योंकि मेरा रीड नहीं होता था। अब हम फेंकते थे तो 3-4 देंगे और धीरे से 1-2 डालेंगे उसमें, और आराम से ओवर में 1-2 विकेट निकल के आते रहता था, ड्रिफ्ट करेगा। तो वो स्लोअर का जो है, तो यही इसमें क्या होता है, इंसान एक्साइटेड हो जाता है कि बस बस आ ही रहा है, अभी तो इसको पार कर देने का। और नहीं, उससे भी ज्यादा कभी स्पिन बॉलिंग कराओ, बहुत ही स्लो खिला रहे हो, उसमें भी फंसता है लोग, क्योंकि इसमें तो नहीं, मतलब रबड़ वाले बॉल में बट ड्यूज वाले बॉल में काफी, लेदर वाले बॉल में काफी स्पिन काम करता है, ठीक है। जैसे ही बॉल जितना स्लो डालोगे उतना ही मजा करके जाता है वो आराम से। तो बैट्समैन जो है वो समझ में ना करें तो क्या करें इसको, तो ऐसा ना करें, ठीक है। आप जब इजी क्वेश्चन है फोकस बना के रखें। क्या किसमें? नहीं, तेज में भी दिक्कत है ना, तेज में भी दिक्कत हो, जब स्लाइड उसमें स्किड करता है ना तो बहुत ही तेजी से निकलता है वो, जितना हमें दिखता है उससे कहीं ज्यादा स्किड करता है, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा आसान हो जाता है, ये ऑब्वियसली क्या आसान है, उसमें टेक्निक की फिर बात हो जाती है ना, आपका पावर गेम खत्म हो जाता है थोड़ा सा। कहाँ चला गया? पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कुछ नहीं कहा गया है तो शुद्ध जल लोगे, ठीक है। हाँ जी, the substance used as a moderator and coolant both in nuclear reactor is,
अच्छा, सो मॉडरेटर एंड कूलेंट दोनों के रूप में अगर यूज हो रहा है देन दिस इज हैवी वाटर। ठीक है, ऑर्डिनरी वाटर का यूज किया जा सकता है बट जनरली नहीं किया जाता। किसमें? नहीं नहीं किया जा सकता है। आपका प्रेशराइज जो आपको नॉर्मल वाटर रिएक्टर्स भी होते हैं, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स जो होते हैं। हाँ जी, मॉडरेटर के टर्बाइन के रूप में करने का मतलब है दोनों के रूप में, मॉडरेटर एंड कूलेंट के रूप में ना, दोनों के रूप में जब यूज हो रहा है तो देन दिस इज हेवी वाटर। ठीक है, नॉर्मली जो है आपका मॉडरेटर के रूप में ऑर्डिनरी वाटर को प्रेफर नहीं किया जाएगा, वो स्लो डाउन नहीं कर पाएगा उतना इफेक्टिवली। तो मॉडरेटर का रोल क्या था कि जो आपका वहां पे बॉम्बार्डमेंट होती है और बॉम्बार्डमेंट होने के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए देन दे यूज द मॉडरेटर। ये सारी चर्चाएं हमने करी हुई है क्लास में, नहीं? और कंट्रोल अपोजिशन, बैरियम बैरियम वगैरह भी कंट्रोल रॉड्स के रूप में यूज करते हैं। तो आप उसको नहीं, वो तो आपका कंट्रोल रॉड्स का काम होता है, यहाँ पे स्लो डाउन करने का काम होता है, क्योंकि अगर बहुत फास्ट मूव करेंगे न्यूट्रॉन्स तो वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे फर्दर, वो टकराएंगे ही नहीं। सो यू नीड टू स्लो डाउन, सो जाके वो सही से टकरा पाए, वो काम होता है मॉडरेटर का। दूसरा जो होता है कि आपका तीन है, तीन में से दो को बाहर निकालना, दो आर डन बाय द कंट्रोल रॉड्स, बैरियम के जो यूज होते हैं, दो आर कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस याद है। चलो इजी क्वेश्चन था ये भी। तो which of the following fuels causes calorific? तो सिंपल से अभी अभी हाइड्रोजन H2O 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 चल रहा है। लगता है क्वेश्चन जल्दी ही हम लोग निपटा लेंगे अपने टाइम से। हाँ जी, नहीं दुर्गा पूजा मनाने के लिए जल्दी छुट्टी मिलेगी। कब से रूटीन मिला होगा आपको? आई थिंक 10 11 12। सो 18 लगाओ, बताओ बताओ बताओ। वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। डाइपोलर, गुड कंडक्टर, हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ओके, डाइपोलर, डाइपोलर होता क्या है भाई? तीन और एक 4 संडे हो गया, तो 4 दिन हो गए छुट्टी। मैं भी वही चेक कर रहा हूँ। मैं, अरे नहीं, मेरे 3 जगह प्लान बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कहाँ जाता हूँ। हाँ, नहीं भाई काम से ही फुर्सत नहीं रहती। ठीक है, हाँ कुछ दूसरे टाइप के वर्क है, जैसे एक मैं सोच रहा हूँ जमशेदपुर चला जाऊँ, दिल्ली भी जाना है, और एक में जो है घूमने का भी प्लान बन रहा है, और छुट्टी है गिन के 3 दिन। ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा काम के, अभी अभी ट्रैवल का मूड नहीं है। अब अरे वेस्ट बंगाल से तो मतलब मेरा भाई कल ही उसको मैंने बोला कि भाई चले आओ, मुझे नहीं आना है, तो मेरा वैसे भी दोस्त है, बट वेस्ट बंगाल में घूमता नहीं हूँ, खास करके भीड़ में तो बिल्कुल नहीं घूमता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल 4 साल 5 साल रहा, मैं कभी नहीं घूमा दुर्गा पूजा में, कभी नहीं। घूमने का कभी मन भी होता था, कोई पंडाल देखने का, तो सुबह में मैं जाता था, हम लोग जाते थे बहुत ज्यादा। अरे वहां पे मतलब दुर्गा पूजा के एक दिन पहले से जो है ना घूमना चालू है। ठीक है, महालया जो है वहां बोलते हैं एक दिन पहले जो होता है आपका कलश स्थापना के दिन पहले, दैट इज नोन द महालया। और वहां से ही उस दिन से ही घूमना चालू होता है। वहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मूर्ति का पट बन रहेगा और ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, वो शुरू से चलता है। तो वहां पे जो है मेरा भाई हर साल, अब 2 साल से यही कर रहा है, वो 3 4 दिन 5 दिन वहां घूम लेता है, फिर घर चला आता है, 4 दिन 5 दिन यहाँ रह लेगा। देन मैं, मुझे घूमने में, भीड़ में घूमने मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे घूमना है तो मैं खोजता हूँ कहीं पहाड़ी में चला जाऊं, कोई ना मिले, ठीक है, आराम से ध्यान लगाओ, यहाँ समंदर किनारे बैठ लो, वो मुझे पसंद आता है। हाँ सॉलिट्यूड ही कह लो, सॉलिट्यूड ही है वो। नहीं पता नहीं, मेरा सर दर्द होने लगता है, और मतलब जहाँ भीड़ होता है ना ज्यादा, मुझे मन नहीं करता। और तो पहले इंटरेस्ट लगता था कि चलो शादी हो रहा है या इस सब में भी ज्यादा, मुझे मन ही नहीं करता जाने का। अब बैराग में सोच रहा हूँ मुझे निकल लेना चाहिए। ठीक है, मैं सच में बता रहा हूँ, एक टाइम में मुझे बहुत आया था अंदर से।
ठीक है, एक एक टाइम में जो है मुझे लगा था कि अब जो है मुझे निकल लेना चाहिए। हाँ वही रहेगा ना, सब लोग निकल लेंगे, फिर मुझे विवेकानंद की बात याद आ गई। ठीक है, कि भाई अगर सब लोग जैसे विवेकानंद जो है आपका लोग कई बार बोलते हैं कि उनका जो है शंकराचार्य के खिलाफ बोलते थे वो। ठीक है, तो शंकराचार्य ने कहा कि भाई अगर ईश्वर की प्राप्ति आपको करने की है तो इन दैट केस यू नीड टू, कि आपको समझना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा कि धरती कुछ नहीं है, ये सब कुछ मोह माया है। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति के बीच के जो है ये माया की एक दीवार खड़ी है, आप जो भी देख रहे हो सत्य कुछ नहीं है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये सब जो भी रिश्ते नाते जो कुछ भी है वो कुछ नहीं है, तब आप ईश्वर के नजदीक जा पाओगे। ठीक है, यहाँ पे विवेकानंद जब आए तो कई बार लोग बोलते हैं कि विवेकानंद अद्वैत वेदांत के खिलाफ थे, बोल दिया था उन्होंने, हालांकि वेदांती ही थे वो और शंकराचार्य के थॉट के बहुत नजदीक थे। बट उन्होंने, विवेकानंद ने यह बात कही कि अगर हर कोई यही रास्ता चुन ले कि जो है वो मोह माया है, जो है वो वैराग्य है, तो फिर दुनिया को चलाएगा कौन? तो ऑब्वियसली सन्यास इज इंपॉर्टेंट, सन्यासी होना ये एक अलग लक्ष्य है, बट सन्यास के साथ साथ आपको वो लोग भी चाहिए जो समाज को लेकर के चले। और इसीलिए जब तुम देखोगे ना जो आपका हिंदू फिलॉसफी में आइडिया है धर्म अर्थ काम मोक्ष का, उसमें कामा इज अ पार्ट ऑफ धर्म। जो कामा है वो काम इज अ पार्ट ऑफ धर्म, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा तब तक ये धरती सस्टेन नहीं कर पाएगी। सो वहां पे गृहस्थ आश्रम, जैसे हमारा जो है आपका कई धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम को इसीलिए एक पेडिस्टल ऊपर रखा जाता है कि दीज आर द पीपुल जो बाकी आश्रमों को चला रहे हैं। कि अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो सन्यासी को भी भोजन कौन देगा? तो सन्यासी भी अपना सन्यास फॉलो नहीं कर पाएगा। ब्रह्मचारी को वो रह पाए, अपना मेंटेन कर पाए, उसके लिए भी गृहस्थ आश्रम होना जरूरी। और साथ ही साथ ये दुनिया चलाते रहने के लिए, तो इसीलिए ये है कि माना गया कि ये सबसे उत्तम आश्रम है। कई जगहों पे ये आपको मिल जाता है। तो फिर मुझे ये थॉट भी है कि नहीं, ये भी सही है। तो सन्यास लेना जरूरी नहीं है, आप सन्यास में ही रह सकते हो, आप सामने रहते हुए सन्यास में रह सकते हो। जब आपको मोह माया से दूरी होने लगे, जैसे अब मेरा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन बैठा है। इन द सेंस को अच्छी गाड़ी में है, अच्छे कपड़े में, अच्छे ये में, मैं किसी कंडीशन में मुझे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर टू, कुछ भी हो जाए, मैं अपने में खुश हूं, मैं अपने धुन में रहता हूँ। तो वही सन्यास है और क्या। चलो, क्या बता रहे थे हम लोग? डाइपोलर, कहां से कहां चले आते हम लोग। अच्छा, साइंस और फिलोसफी खैर अलग नहीं है। ठीक है, जब तक आप फिलोसफी को नहीं समझते, साइंस का जो अल्टीमेट लेवल है वो फिलोसफी है, नेचर के लॉज को समझना। और डाइपोलर जो है कुछ नहीं, सिंपली जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ खींचे हुए रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा पुल करता है, हाइड्रोजन हल्का है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खींचे हुए रहते हैं, और इसके वजह से इस साइड में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहता है, माइनर रहता है वो। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है कि जितने भी आयोनिक टाइप ऑफ लिक्विड्स होते हैं, जितने भी या सॉलिड्स होते हैं, वो इजीली यहाँ पे क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं। सो दैट्स द आइडिया ऑफ डाइपोलर नेचर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का आपका इसका डिजॉल्विंग पावर से कुछ नहीं लेना देना। हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, ऑब्वियसली होता है, बट अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू डिसोल्युबिलिटी, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन अगेन। ठीक है, तो डाइपोलर ही रखना, इसमें और कुछ नहीं है। गैस यूज इन मैन्युफैक्चर। हाँ जी, सो देखो, फैट्स जो है एक काफी कॉमन सवाल है आजकल, तो और भी कॉमन है। मेनली हाइड्रोजन होता है वो। ठीक है, सो मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स का। दोनों में कौन हेल्दी होता है? हाँ, कौन सा फैट हेल्दी माना जाता है? आउट ऑफ बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखो, जो सैचुरेटेड फैट है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन या बाकी जो बॉन्ड्स हैं, उसमें से सारे के सारे बॉन्ड्स फुल हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। उन तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, दोज आर नोन एज द सैचुरेटेड फैट्स। अब ये जो है आपको, जैसे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड कह सकते हो,
जो आपको एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली, ठीक है, तो बीफ ऑयल हो गया, टैकोस, ये सब जो चीजें हैं, या जो नॉर्मली हम डेयरी भी कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑल्सो जो हाई फैट डेयरी होता है, तो दैट इज व्हाट, कि दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड फैट्स। और ये जो है ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है बिकॉज इट इंक्रीजेज एलडीएल। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जो है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ये उसके अमाउंट को बढ़ा देता है, उसके कंटेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसके वजह से जो है आपके बॉडी में जो है हमारे ब्लड की फ्लो जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन करती है, उसको 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 ब्रेक लगाता है, और जो है आपका एचडीएल को ये कम करता है, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। दूसरी तरफ आपके हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, और ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंस होती है मल्टीपल बॉन्ड्स की, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये जनरली जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं, जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं, दैट इज नोन एज, ठीक है, हाँ जी, मस्टर्ड हो गया, आपको सनफ्लावर, कोकोनट, ये सब जो है, कौन सा रिफाइन, अच्छा ये जो आपको नॉर्मल, अरे तो ऑयल ही है ना ये तो, रिफाइन क्या है, उसको थोड़ा सा उसकी उसकी सेल्फ लाइफ वगैरह थोड़ा सा हाइड्रोजनेटेड किया जाता है, इसको भी, रिफाइन को भी आपको, हाँ जी, पाम ऑयल, हाँ ऑब्वियसली हम पाम ऑयल की इंपोर्ट करते हैं, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अभी कल ही जो मैं आपको आर्टिकल देख रहा था, तो आई हैव फाउंड कि यहाँ पे जो है, अच्छा तो ये ध्यान रखना कि इसमें सैचुरेटेड जो है, दिस इज बैड वन, अनसैचुरेटेड इज गुड वन। पाम ऑयल जो आप जो आज के डेट में नॉर्मली होता है, उसमें ऑब्वियसली वहां पे जो है आपका सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, सो इट्स नॉट हेल्दी मच, ठीक है। घी जो है आपका, तो लोग बोलते हैं ना घी, आज के डेट में मैंने ये देखा है लोगों को, हाँ जी बिल्कुल हेल्दी, अच्छा घी आप खाओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है वो, ये वाली घी नहीं, अच्छी घी लेके, अच्छी घी खाओ, हाँ गाय का आपको अच्छा घी मिले, आप रोज 2 चम्मच खानी चाहिए, रोज 2 चम्मच खाओ, हाँ जी ऑब्वियसली टेस्टी है भाई, और 2 चम्मच खाओगे, एक गारंटी हमेशा रहेगी, आपके जो जोड़ों में कभी दर्द नहीं हो, कभी इशू नहीं आएगा। और रह गई, लोग बोलते हैं कि भाई घर वाली चाहिए, आपको बोलेंगे लोग कि फैट बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, फैट तुम्हारा इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि घी खा रहे हो, फैट इसलिए बढ़ रहा है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप एफर्ट करो ना। जैसे आप देखोगे गांव में लोग जो है वो एक साथ बैठ के 1 किलो जलेबी खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, हमें जो है थोड़ा सा खाने में नहीं शुगर, जिंदगी देखो ऐसे ही हो गई है, आज के डेट में सब कुछ जो है, बड़ी गाड़ियां, बड़े घरों में रह रहे हो, और वहां पे जब किसी के लेके जाओ कि भाई लोग मिठाई खा लो, और मैं तुम्हें ऑफिसर्स की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ी एज है ना, 30-35 के लोग 40 के भी पहुंच गए, मिठाई लेके जाओ किसी दिन किसी खुशी में, दे विल बिल्कुल बिल्कुल दे विल जस्ट टच कि नहीं भाई शुगर है, अरे क्यों जी रहे हो जिंदगी भाई, ठीक है, तुम सब कुछ कर लिए, तुम सब कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लिए, और जब अचीव करके तुम्हें जीना था, कि लगा तुम्हें लगा कि अब जीऊंगा, तब डॉक्टर ने बोले कि कुछ खाने का नहीं, नहीं मन नहीं भर गया, वो खा नहीं सकते, ये मना हो गया, वो मना हो गया, वो मना हो गया, सब कुछ मना हो गया। जो फिजिकली एक्टिव है, जो फिजिकली एक्टिव है उसको कोई समस्या, उसको मतलब मैक्सिमम टाइम वो ठीक रह लेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप लेके आते हो, मुश्किल है। और इसीलिए तो आयुर्वेद में देखो, इंग्लिश मेडिसिन की जो पद्धति, एलोपैथी या होम्योपैथी, ये आयुर्वेद से यहीं पे अलग बनते हैं। जो एलोपैथी या होम्योपैथी है, दे से कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, दे नेवर से कि जो हेल्दी उसको कैसे हेल्दी रखने का है, उसके बारे में कोई प्रोसीडर, कोई स्पेसिफिक चर्चा नहीं है थोड़ी बहुत बताए, बट आपको इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि जो हेल्दी है उसको हेल्दी मेंटेन करने के लिए भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, इट्स नॉट कि वो हेल्दी है तो आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर वो खराब होगा, सो आपको जो है वात पित्त कफ को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और वात पित्त कफ को ये जोड़ता है आपको जो पंच महाभूतों से, ठीक है, तो 2 कंटेंट जो आपका चलेगा, इनके मिलने से आपके वात पित्त कफ बदलते हैं, और इन्हीं से ही सारे रोग की उत्पत्ति है, जो बेसिक आइडिया है आपका आयुर्वेद का, यही आपका जो सिद्धा पद्धति है तमिल वाला, इनका भी यही चलता है, सिद्धावाद में भी यही है, नाम अलग है बस, है वही। तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, बहुत। अब देखो, अभी आज के डेट में मैं ये देखता हूँ कि हम जब नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, तो नुकसान होता है। आपने बीच में देखा होगा कि बहुत से लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और वर्कआउट करते तो उनकी डेथ हो रही है, ऐसा भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो आप बॉडी को उसके लिमिट से ऊपर ले जाओ, ठीक है, बट और खास करके वर्कआउट तो कभी किसी को करने का मन करे, नेवर डू इन इवनिंग,
शाम में न करो। शाम में आपको जो फिजिकल एक्टिविटी करनी है कोशिश करो कि मॉर्निंग में कर लो। शाम में अगर कुछ नहीं ऑप्शन बचा है देन गो, ज्यादा देर ना करने से वो अच्छा ही है। क्रिकेट खेल लेते तो 300 पाउंड वेट लिफ्ट कर ले, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। नहीं आप जब, वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपका जो है ना जब आपका मॉर्निंग का टाइम होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है मेल्स में, और इस टाइम में जब आप वर्कआउट करोगे ना तो आपकी बॉडी उसको समझ ले, आपकी बॉडी क्या करती है उसको बूस्ट करती है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत हो रही है। अब जब आप उसको यूज नहीं करोगे उस टेस्टोस्टेरोन को, तो बॉडी आपका क्या करेगी, धीरे धीरे प्रोडक्शन उसका बंद करेगी। एंड टेस्टोस्टेरोन इज नॉट ओनली फॉर द सेक्सुअल ड्राइव, इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस में ये यूज होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आप अगर उसको यूज नहीं करोगे तो बॉडी उसको धीरे धीरे क्या करती है, बनाना कम कर देती है, और इसके बाद आपको कई तरीके की बीमारियां और कई तरीके की समस्याएं आपके पर्सनल लाइफ में भी वो आपको होनी शुरू हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। खाओ कुछ भी, अब जैसे देखो मैं देखता हूँ जैसे हमारे घरों में दादी लोग और इनके ये हुआ था, तो सब कुछ जो है वो फिजिकली ही होना था। एवरीथिंग इज गोइंग फिजिकली, सब कुछ जो है आपको गेहूं ये करने से लेकर के सब कुछ फिजिकली करना था, तो उन्हें कभी इस तरीके की समस्या उन लोगों की नहीं होती थी। लेकिन अब की जनरेशन में यू विल फाइंड कि सब कुछ तो ऑटोमेटिक चल रहा है, और सब कुछ ऑटोमेटिक करने के बाद जो है ना शाम को लोग जाएंगे कि चलो जिम से आते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, अरे घर पे ही कर लो बाबा, घर पे ही हो जाएगा। जेंट्स में भी है, ऐसा नहीं है, सबको सबकी वही बात। आप पोछा मारो ना, वर्कआउट हो जाएगा आपका, पोछा मारो अच्छे से, एब्स का वर्कआउट जो है आपका वही मेंटेन हो रहा है। ठीक है, आपको मन करे कभी कभी तो दलिया वगैरह दल लो, एक रखो घर में, आपका हो गया, उससे अलग क्या एक्सरसाइज करोगे। और अरे 500 पुशअप बहुत होता है बाबा। नहीं नहीं, जिम्स में भी तुम देखो ना, जिम भी एक फैशन बन गया है। जिम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मतलब दे आर एंजॉयिंग द प्रोसेस, रील्स बनाने के लिए वो एक स्टेटस सिंबल होगा। अब तुम देखो मैं जब कॉलेज में जिम जाता था तो उस समय मुझे याद है कि हमारा जो जिम था वो 6th फ्लोर पे था, या नहीं 6th या 5th फ्लोर पे था, और वहां पे जो भैया थे तो भैया ने क्या करी थी, लिफ्ट बंद कर दी थी कि जिम का आदमी लिफ्ट से नहीं आएगा। अब बहुत रोज कंप्लेन करे कि भाई, अरे भाई तुम वर्कआउट करने आए हो ना, चढ़ो ना ऊपर, वही तो तुम्हारा वर्कआउट है। तो दे विल ड्राइव द 4 व्हीलर, तो नहीं मतलब देखो, तो फिर बोलते तुम क्यों ही आ रहे हो तब। तो आप बाइक से या कार से आ रहे हो, कार लगा दिया, लिफ्ट से जा रहे हो वहां पे, और वहां पे जाके साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल से ही आ जाओ बाबा, कुछ नहीं, ज्यादा बुरा लग रहा तो साइकिल से चले आओ, साइकिल चला लो, तो नहीं तो फिर स्टेटस गिर जाएगा वो। तो इंसान जो है ना, यही कहीं कहीं शंकराचार्य की बातें यही सकती कि सब माया है, तुम फंसे हुए हो इस माया में। तो है, और यही पे तो होता है ना आपकी। अब देखो बाईपास सर्जरी वो करानी पड़ेगी, बाद में बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल, बढ़ गया, ठीक नहीं हो रहा है, वो फिर होता है, वो होगा ही होगा। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल जब तक चेंज नहीं करोगे उसका कोई उपाय नहीं है। तो अब जो है डॉक्टर बोलेगा कि भाई तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत लिमिटेड है, जल्दी कराओ, नहीं तो ऑपरेशन में लगे तो नहीं, ले लो भाई पैसा कर ही दो। ठीक है, तो एक जगह से ट्यूब काट के दूसरी जगह लगाओ, फिर से वो भरेगा, कहाँ जाएगा। तुम्हारा कंजम्पशन, अपने खाने पे तुम्हें कंट्रोल ही नहीं है। और देखो कई बार ना आपके आपकी खुशियों के पैटर्न बदल जाते हैं। जैसे आप देखो कि हम ही लोग बच्चे थे तो उस समय तक समोसा या लिट्टी या मिठाई जो है घर में कभी कभी आएगी, ठीक है, 10 दिन 15 दिन, एक महीने पे कभी जो है आपको मिलेगा, तो आप गेस्ट आने पे मिलेगा, तो आपको आप बहुत इंजॉय करते थे उस चीज को, नहीं कि समोसा, अरे आज समोसा खाए हैं। अब जब आप अपने पे आ गए हो कि चलो आप कभी भी खा सकते हो, देखो आपको मजा नहीं आएगा, आपको आपको जो है अभी मजा आता है। अच्छा, तभी मजा आता है। नहीं नहीं, कहने का मतलब ना ये सिंपल सी चीज है कि जो चीज ना आपको कभी कभी मिले, वो आपको थोड़ा, आप उसके प्रति ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं रादर देन की जो है आपको, तो और उसमें आप कभी कभी खा रहे हो तो बैलेंस भी हो जाता है, तो उस दिन 2 की जगह 4 भी खा लिया तो कोई बात नहीं, बॉडी विल मैनेज। अब रोज ही खा रहे हो तो बॉडी भी करे भाई लटकोरे नहीं सुनेगा। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे है। अच्छा, मुझे लगा इधर कहीं है, तो भाई बताओ हम भी देखें। ठीक है, ऐसा तो मैं समोसा खाता नहीं हूँ, बट ठीक है, कभी किसी को कभी किसी को खिलाना हुआ तो मैं कहूँगा हाँ ये समोसा अच्छा है। अच्छा, हाँ पार्टी के,
अरे ना ना, समोसा मैं खाता नहीं पर्सनली, ठीक है। मुझे जानना होता है कि अच्छा कौन सी चीज कहाँ, मुझे ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि कौन सा चीज, क्योंकि अब कोई कभी आया तो मेरे ये लोग होते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद बातें करेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 290 किलो जूल ऑफ हीट। 1 मोल हाइड्रोजन में 2 ग्राम होता है। हाँ तो सिंपल देखो मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ है नहीं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यही आपको ध्यान रखना है, दिस इज 2 ग्राम। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम है एंड ये बर्न करके आपको 290 किलो जूल हीट दे रहा है, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि 4 मोल हो गया, ये सॉरी 2 मोल हो गया। तो 2 मोल हो गया तो मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 2 इंटू 290 इंटू 2 दैट इज 580। Which gas is not in the gaseous cycle? Okay. सो हाँ, नॉट इन द गैसियस साइकिल इट विल बी हाइड्रोजन, हल्का है हाइड्रोजन, मोस्टली आपके एटमोस्फेयर से वो निकल चुका है, ठीक है। तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस तरीके से, तो H2 को ऐसे लेके जाओगे। नहीं, मैं थोड़ा सा ये सोचने लगा था गैसियस साइकिल का, कि ये नहीं पूछ रहा है ना वो, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की ये नहीं दिख रहा है। सो दिस इज द हाइड्रोजन, आपका निकल चुका है, वो एटमोस्फेयर में है ही नहीं बहुत ज्यादा, तो काम खत्म। गैस यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो क्लोरीन जो है डिसइंफेक्शन के लिए, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसका यूज किया जाता है आपका सिंपली, दैट इज द इजी आंसर। नेक्स्ट वन। हाँ जी। सो अभी बात करें इसकी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एंड इसको लिख ही लेना, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैंने सल्फेट वाला बस बताया था। सो क्लोराइड एंड सल्फेट, हाँ याद होगा, कॉमन क्वेश्चन है बहुत। ओके जी जी, सारे इतने काफी हल्के सवाल है नहीं आज। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स, अभी बात करी हमने, ठीक है। डाइपोल मोमेंट है बाबा, ठीक है, वही तो ना, डाइपोल वाला जो आपको बताया, डाइपोल इसका डाइपोलर नेचर होता है उसका, तो डाइपोल मोमेंट है इसका। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड, ओके। सर डिस्टिलेशन में क्या करेंगे? देखो डिस्टिलेशन में क्या होगा कि आपका जो सी वाटर है उसको बॉयल करो, बॉयल करने के बाद जो इवापोरेटेड फॉर्म में चला गया, नहीं नहीं, मैं अब यहाँ पे डिस्टिलेशन बता रहा हूँ, इसका आंसर डिसैलिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि डिस्टिलेशन में आप उसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद जब वो वेपर फॉर्म में चला जाता है, देन यू कंडेंस इट। तो जब आप कंडेंस करते हो तो व्हाट यू गेट इन द वेरी प्योर फॉर्म में आपको जो है वाटर मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है आयन एक्सचेंज भी हो सकता है, बट आयन एक्सचेंज काफी कॉस्टली हो जाता है, तो देन अगेन इट्स नॉट पॉसिबल। ये डिसैलिनेशन विल गो। डिकैंटेशन जो है, डिकैंटेशन, हाँ, जो आपके इम्प्योरिटीज हैं वो, या कुछ भी सॉल्ट वगैरह होते हैं, वो धीरे आप उसको अस्थिर छोड़ देते हो थोड़ी देर के लिए, स्थिर छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो नीचे आपका जम जाता है, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। नी स्टार, ओके। बाय व्हिच प्रोसेस द सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सबसे कॉमनली जो है ये टर्म आपका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो टर्म्स मेंशन है, डेलिक्वेसेंस एंड एफोरेसेंस, क्या होता है ये? प्रस्फुटन एंड पुष्पन, ओके। अब मुझे पता नहीं, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, ओके। नहीं नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस की बात है, ओके, दिस आर द प्रोसेसेस।
डिफ्लोरेसेंस जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली जो होती है वो वाटर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा कि आपका क्या होगा कि जब ऑब्जर्व करेगी तो वहां पे वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एफ्लोरेसेंस इज उल्टा, ठीक है, वो रिलीज कर देती है वाटर। तो दैट्स द सिंपल टर्म्स थे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक सेपरेशन वगैरह यहाँ मुश्किल हो जाएगा। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, जो हार्ड है वो हार्ड है नहीं। सो हार्ड वाटर ड्रिंकिंग ऑब्वियसली खतरनाक है आपके लिए। वॉशिंग क्लोथ्स विद सोप, कपड़ा जो है वो झाग नहीं बनेगा अच्छे से। यूज इन बॉयलर्स, बॉयलर्स में फिर नीचे परत जम जाएगी और वहां पे फिर हीट ट्रांसफर आपका जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगा। और इरिगेशन करोगे तो मिट्टी को खराब करोगे वहां पे। ठीक है, वो आपको वही जो सैलिनाइजेशन वाली प्रॉब्लम आती है वो इसका एक काफी बड़ा रोल होता है। ठीक है, सो अगेन 1 2 3 4 विल गो। सो अगेन फिर से बीओडी। लेबल ओके। BOD is oxygen consumed by microorganism एंड एन इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी बात करी नहीं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो आपका ऑक्सीजन डिमांड होता है दैट इज सिंपली द BOD। ठीक है, दूसरा जो है दूसरा पे डिस्प्यूट हो सकता है। नहीं नहीं, ये कोई फैक्ट है भी नहीं। नहीं, इसमें अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग कहना है। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन हो जाएगा कि आप किसका कह रहे हो, आप किसके लिए लोगे चलोगे। जनरल एक्सेप्टेंस लेवल 1 to 2 ppm आप ले लो क्योंकि ठीक है, जितना कम हो उतना बेहतर, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इवन जो आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आई थिंक उसने 5 ppm तक दिया हुआ है, तो अपने अपने हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं, तो इसका कोई फिक्स ये नहीं है। अलग अलग एजेंसीज का सिंपल सी बात है ना कि भाई पॉल्यूशन आप किसको, तो पॉल्यूशन में आप WHO का इंडेक्स फॉलो कर रहे हो, किसका करोगे। तो जब तक आप स्पेसिफिक मेजर नहीं बता रहे हो किसका, तब तक उसको ये करें। तो इस तरीके सवाल में आप लेके जा सकते हो कि हाँ यही ठीक है, और ये हो जाए तो चलेंगे हम लोग PIL फाइल करने। अगर करने गलती करने की नहीं, गलत हो गया है तो चलेंगे बोर्ड पे पोस्ट केस करेंगे, कहाँ से उठा लिया क्वेश्चन तुमने मेंशन ही नहीं किया था किसका। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके सवाल है ना तो निश्चिंत मार के कुछ भी मारो, कुछ भी मार देना। ठीक है, वन श्योर हो तो वो लेके चलो। नहीं, जैसे ये लोग कई बार करते हैं कि बिना किसी बोर्ड में कि भाई कुछ भी डाल दिया। अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ वाला क्वेश्चन मैंने देखा था कि कितना % इकोनॉमिक ग्रोथ, किसका भाई, किसने बोला, किसको लेके चलोगे। ठीक है, तो जहां पे कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है ना, वहां पे स्पेसिफिक नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अब जैसे कई बार आपको जो है, मैं डेटा के क्यों कहता हूँ, डेटा के पीछे ना भागो, डेटा इज अगेन आप जैसे चाहते हो आप उसको लेके आ सकते हो। डेटा में वैसी कहानी होती है, खास करके इसी में। अब जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारा आप डेटा पढ़ते हो कि ये लिथोस्फीयर है 100 किलोमीटर, एस्थेनोस्फीयर है 80 किलोमीटर, मेंटल है, किसने देखा है, कोई फिक्स है प्रूफ, नो वन नोस, दिस इज एन एस्टिमेट। और एस्टिमेट को आप फैक्ट के तौर पे नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। चलो, बाय विच प्रोसेस एलम क्लीन्स द मडी वाटर, दिस इज सिंपली द कोगुलेशन। डायलिसिस हो तो किडनी वगैरह जिसका खराब हो गया, जिसको ज्यादा शौक हो गया तो फिर इसीलिए नीतीश कुमार ने बोला बंद करा देते हैं। ठीक है, डायलिसिस नहीं कराएंगे हम सीधा उपाय कर देते हैं। व्हाई डज वाटर बॉयल्स एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये सवाल इस तरीके से सवाल किए हुए हमने ना। तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आपका
जो है ये वाटर लिक्विड है, यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स हैं लिक्विड्स के, तो इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ये कम होगा तो इनको बाहर निकलने में आसानी होगी, तो ये थोड़ा सा भी हीट मिलेगा एंड दे विल एस्केप। ठीक है, तो आपका जो है एस्केप वेलोसिटी इनको आसानी से मिल जाती है, नॉट एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली, बट हाँ उस तरह समझ लेना। ठीक है, सरफेस टेंशन इन पे कम लगेगा उस तरीके वहां से। ठीक है, तो ये दे विल जस्ट मूव आउट। इजी क्वेश्चन अगेन। Addition of salt to pure water increases the boiling points of water and decreases the freezing point of water. Okay, when methyl alcohol is added to water, boiling point of water decreases. Okay, वो ए ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ऑप्शन ए बी सी सॉलिड मिथाइल वो स्टेटमेंट रीजन क्या देना चाहता है आप? एबीसीडी करो ना भाई, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। हाँ जी, ये सवाल जो है फिर से इन्होंने अच्छे से नहीं पूछा है। नहीं नहीं भाई ये कुछ नहीं है, होगा स्टेटमेंट वो बनाने में क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, ये हटा दो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। और सवाल जो है इन्होंने फंसाने वाला पूछ दिया है। हाँ जी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, जो है आपका सॉल्ट डालने पे प्योर वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चली जाती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर चली जाती है, बढ़ने घटने में कंफ्यूज हो जाओगे, तो बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर चली जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चली जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। और मिथाइल अल्कोहल को जब आप ऐड करते हो तो मिथाइल अल्कोहल का ऑल्दो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, बट जब इसका मिक्सचर बनता है तो मिक्सचर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हीट दोगे ना तो पहले मिथाइल अल्कोहल बोलना शुरू होगा, जब तक वो निकलेगा। हाँ, तो जब तक वो जाएगा नहीं तब तक वाटर आपका बॉयल नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि उन्होंने क्वेश्चन को बहुत क्लियर नहीं किया है कि कैसे आर दे आस्किंग फॉर द मिक्सचर और दे आस्किंग फॉर द वाटर इटसेल्फ। तो जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज तो करने का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर आई विल गो विद नेगेटिव। ठीक है, डिक्रीज नहीं करेगा, अगर मिक्सचर होता तो मिक्सचर का आप लिख सकते थे डिक्रीज हो जाएगा, वाटर का डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि उस पहला स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका कहीं से होल्ड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो है क्योंकि मिथाइल अल्कोहल ऐड करोगे तो आप जब देखना चाहोगे वाटर के टेम्परेचर, मतलब उस लेवल पर वाटर बॉयल करते हैं उसके पहले मिथाइल अल्कोहल गायब हो चुका होगा, तो वाटर का टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली बढ़ता है, ये कम नहीं होता। तो मिथाइल अल्कोहल का कितना 75 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, वो पहले निकल चुके होगा, तो वाटर को क्या उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं देगा वो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, a glass of tap water, distilled water and sea water is cooled to its solidification. Okay, कौन पहला सॉलिडिफाई होगा? सत्तर। आराम से पढ़ो, हड़बड़ी ना करो इन सब सवालों में, यही सब सवाल फंसाते हैं अक्सर। डी। ओके, एनीवन एल्स? सी नहीं, सी तो नहीं है। कौन पहले सॉलिडिफाई होगा, यानी किसका फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर है और किसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाता है? सिंपल सा लॉजिक, अभी हमने बात करी सॉल्ट मिलाओगे तो सॉल्ट मिलाने पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे जाएगा। ठीक है, तो जिसका ऊपर होगा वो पहले फ्रीज करेगा। तो डिस्टिल्ड वाटर एकदम फ्रेश वाटर है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,
इसमें कोई सॉल्ट वगैरह है नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, तो ये आराम से 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा अपना आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। देन कम्स द टैप वाटर, थोड़े बहुत सॉल्ट्स हैं इसमें, तो 0 से थोड़ा सा नीचे जाके ये आपका ठंडा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अरे हाँ पापा ठीक है उतना हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ना डिस्कशन कर रहे हैं। तो और लास्ट में जो है आपका सी वाटर जो है उसमें आपका और ज्यादा है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है आपको और ज्यादा उसको जब ठंडा करोगे लाइक यू विल गो 20 -10 -20 तब जाके है आपका ठंडा होगा। और इसीलिए एक चीज ऐसे भी देख सकते हो, समंदर जल्दी नहीं जमता है, समंदर वाले एरिया में वहां पे जमता नहीं है, वो जमता भी है तो वो ब्राइन रिजेक्शन कर देता है, पहले वो सॉल्ट को बाहर निकालेगा देन इट विल फ्रीज, ठीक है। तो वाटर ऐसे फ्रीज नहीं होता। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। आज के लिए आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं। अब देखो क्वेश्चन मुझे नहीं पता होता है, हो सकता है, देखो पता नहीं, क्वेश्चन मुझे पता नहीं होता है, क्वेश्चन आता है मैं देख लेता हूँ एंड देन आई गॉट। तो केमिस्ट्री तो हो ही गया, आई थिंक सारे टॉपिक्स हो ही गए, कुछ कुछ बचे हुए, एक दो कार्बन वगैरह वाला बचा होगा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उतना डिटेल में कहाँ पूछता है, यही केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ ही पूछता है आपसे, ठीक है। कंपाउंड्स वगैरह की चर्चा हम लोग एसिड बेस सॉल्ट जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका एटॉमिक वाला जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है इसका थोड़ा बहुत कि कैसा किसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या क्या था उसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वाला जो है थोड़ा बहुत उसमें चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी आपसे बहुत ज्यादा इसमें नहीं, कंपाउंड वगैरह लेके वो डिटेल में नहीं जाएगा। मेटल्स नॉन मेटल्स वाली कहानी थोड़ी बहुत देखी हमने, एलॉय वगैरह वाला, तो वही सब पूछता है। यहाँ पे जो जनरल केमिस्ट्री पूछी जाती है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, किसी बुक का भी नाम है आई थिंक, चैप्टर है, ओके। सो यही यही सवाल आएंगे और इससे ज्यादा डिटेल में वो लेके नहीं जाएगा आपको, फिर क्योंकि फिर वो दूसरा कोई सेम ये आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो, सब में उतना ही चाहिए होता है कि भाई आप नॉर्मली चीजों को समझ लेते हो। तो इसमें इतना ही था। और बताओ कौन कौन से, अभी जो है क्लास तो लगी नहीं इसलिए, ठीक है, छुट्टी मना ही लो, उसके बाद मैं यही प्रेशर में आता हूँ, ठीक है। छुट्टी के बाद जो है एक ही दिन में मैं रहूंगा ना, 1-2 दिन, तब तक मैं भी रेडी कर लेता हूँ तुम्हारे लिए जो है कुछ बायो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा टारगेट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ाने का, क्लासिफिकेशन, क्योंकि सवाल वहां से अगर बन रहे तो। हाँ जी, हाँ नहीं तुम दे दियो मुझे, कहना बोला सबसे पहले मैं करूंगा, हाँ उससे ज्यादा कराऊंगा नहीं। हाँ जी, अरे मेरे को याद है, तुमने दे दिया मुझे याद है, मुझे याद है, ठीक है। मुझे अब नहीं भी याद है तो आई नो कि कौन से चैप्टर्स कराने हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज कि मेरे पास टाइम कितना मेरे पास हो पाता है वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कर नहीं है। अब उसके बाद फिजिक्स वगैरह में 2-3 चैप्टर कराऊंगा, ज्यादा उसमें भी नहीं, ठीक है। और बोलो, और कोई सवाल है तो, हमारे पास 5-10 मिनट हैं, अदरवाइज अगर आप दुर्गा पूजा मनाना जाना चाहो तो जा सकते हैं। हाँ जी, दिन में, हाँ 10 से छुट्टी, नहीं नहीं मैं अभी की बोल रहा था, क्लास की बोल रहा था। नहीं बहुत बहुत भीड़ हो जा रही है भाई, नहीं वो तो मुझे पता है लेकिन मतलब आजकल भीड़ बहुत ज्यादा हो जा रही है रोड पे, ठीक है। मैं कल रोड पे निकला, नहीं नहीं जाना ही नहीं है, बंद, ठीक है। प्रेमी जोड़ों का जो है ना यहाँ पे, तो बोरिंग रोड तो ऐसे ही भर जाता है। बोरिंग रोड में अगर आप अकेले घूम रहे हो तो आपको बुरा लगेगा, तो तो कहने का मतलब अकेले इन सेंस कि अगर दोस्त भी ना हो तो, चलो ठीक, हाँ अब मुझे भी अकेले अच्छा लगता है, ठीक है। आप देखो अगर आप जीवन में अकेले मूवी हॉल जा सकते हो, अकेले जाके खाना खा सकते हो, अकेले चाय दुकान पे जा सकते हो, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये सही भी है ना, मतलब कभी तो खुद से, आज के डेट में लोगों को देखोगे ना तो सब कुछ जान रहे हैं सिवाय खुद के, और इसीलिए आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए विवेकानंद जी ने ही कहा आई थिंक कि आपको हर दिन में कुछ समय जो है वो खुद के साथ बिताना चाहिए, खुद के ओपिनियन और खुद के बारे में जानना चाहिए, अदरवाइज जो है, हाँ जी, अदरवाइज जो है आप दूसरे के आप जो है एक बेहतरीन इंसान के साथ
रोज नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो अपने साथ जरूर सॉलिट्यूड में कुछ समय जरूर बिताइए, चाहे आप ध्यान लगा के बिताइए, बट रील्स देखते हुए ना बिताइए, ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब रील्स नहीं। बहुत ज्यादा हो गया था। ओ भैया, रील्स का जो कल्चर है ना, ये अलग ही बर्बाद किए हुए लोगों को, पहले टिकटॉक था, उसके बाद वहीं से तो शुरू हुआ है ना बहुत जरूरी है सर। मॉडर्न बोर्ड बोर्डम। हाँ, देखो, अब देखो ना, सबको ना सब कुछ बहुत इजी चाहिए होता है, सब कुछ जो है एकदम एक एक टर्म यूज किया, मुझे किस एक्टर ने यूज किया, आई डोंट नो, बट ही हैज यूज्ड दिस टर्म कि हमें जो है ना, हमें आदत हो चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, ठीक है। ये टर्म जो उसने कॉइन किया था ना, मुझे बड़ा ये लगा कि हाँ, ये सही चीज है, हमें जो चाहिए तुरंत चाहिए, ऑर्डर किया, हाँ वही है। तो अभी आपको भूख मन किया पिज्जा खाने का, तो भाई चलो ऑर्डर कर ही लो। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, और हम जो है इसके चक्कर में ना कुछ बड़े गोल्स और पेशेंस जैसी जो चीजें थी वो हम मिस कर रहे हैं, अपना अपना जो वो लेवल था वो खत्म हो रहा है। तो है ये समस्या, और इसीलिए जो है ध्यानवान जरूर लगाया करो, 10 मिनट ही लगाओ, लेकिन लगाओ। पढ़ाई पर केंद्रित होकर और इसीलिए देखो, इसीलिए होता है, वो लोग बोलते हैं भाई पढ़ने में मेहनत लगती है, बोला क्रिकेट खेलने में मेहनत नहीं लगती। बहुत है। तो क्रिकेट लेकिन हम फिर भी खेलते हैं, मजे से खेलते हैं, तो पढ़ाई भी मजे से करो। इतना मुश्किल हो जाता है फील्डिंग करने, बॉल दिखने का, यहाँ से बॉल लग रहा है, कभी इधर से बॉल लग रहा है, क्यों मुश्किल? अच्छा, मतलब हाँ, भीड़ हो जाती है बहुत तो। ज्यादा चीज आता है, हाँ हाँ, कंसंट्रेशन वहाँ ये तो अलग ही गेम चलने लगता है ना, मतलब इतने सारे लोग हो जाते होंगे तो फिर गांधी उन्हीं मैदान में जो क्रिकेट चलता है। कैच करना है, टूटा तो कुछ अच्छा, दूसरे का कैच कर लिया तो? दूसरा का नहीं होगा, हम लोग का इतना कंसंट्रेटेड रहता है कि पता रहता है वही बॉल है, अच्छा, वही बॉल है, वही बॉल देखना ही नहीं नहीं, तब आपका फोकस ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैच फंसा हुआ रहता है। उतना भीड़ में सर आगे पूरा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कौन छक्का मारा, लेकिन बॉल पता है कि बॉल हमारा है। हाँ भाई, बॉल का कॉस्ट भी लगा है ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। मैच फंसा रहता है, मैच फंसा हुआ रहता है सर। हम लोग को अपना ही नहीं, मैं देख कैसे ये देखता था कि भाई गांधी मैदान में यहाँ पे इतने बच्चे भरे हुए, तो लोग समझ कैसे रहे हैं उसको खेल कैसे रहे हैं। वहाँ नहीं रहता है, सिटी पार्क में यहाँ पे कर रहे हैं बगल बगल में। अच्छा, बगल में वैसे पीछे लगे थे। हर बार बॉल लगता है, कभी खत्म लगेगा, कभी खत्म लगेगा। तो क्रिकेट से ज्यादा शूट आउट चल रहा है नहीं? बीच लूटने के लिए सर 3 बजे शो में जाता है सर, 3 बजे 5 बजे 5 होता है, 3 बजे सर आदमी वहां पे ग्राउंड में पहुंच तब जाता चलता है सर बीच वाला चीज खेलने के लिए सर। नहीं, कुछ अलग ही लेवल का तुम लोग कहानी बता रहे हो भाई। सर रात भर सोता नहीं है, 2-2:30 बजे कॉल करता है, कहां यार जाओ मैच है तो आज लुका के नींद सर नहीं आ रहा है, तरफ के जाता है सर 3 बजे। अच्छा, और पार्क बोलता है सर 5 बजे, आदमी वहां 3 बजे पहुंचा। तो कैसे डिसाइड होगा कि ये मेरा पिच है, जो विकेट गार्ड देगा उसका पिच? कल 4 बजे अगला दिन पहुंचा ना, तो पिच से हुए था दूसरा लुटेगा तो 4 बजे। सर 3 बजे जाके अंधेरा फोटो भेज देता है, मत ये फोटो भेज देता है कि सर बताओ नहीं आता कि कल मैच है, कल कैसे होगा, ये एक समस्या है अर्बन। तरफ के जाता है। नहीं, अर्बन सिटीज का एक ये है कि प्लेग्राउंड्स जो हैं पहले वो था सर, गायब है। पार्क बन गया, ये भी था ना, ये प्लेग्राउंड, ये भी था। आप इसको ना आंसर वगैरह में मेंशन जरूर करना। देखो, इन आप अपने आंसर में ना जब अपने एक्सपीरियंसेस को मेंशन करोगे, तो लगेगा किसी को आंसर चेक करने वाले को कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है। वही प्लेग्राउंड का एब्सेंस होना, इवन स्कूल्स में भी प्लेग्राउंड का कुछ नहीं है। कौन सा? पूजा स्टेडियम ही है। हाँ, वो अभी ये उसको पैक कर दिया है ना, वो अब रिसेंटली की जगह फिर अपना स्टार्ट कर दिया वहां पे। नहीं, एक समस्या है, आप हेल्थ की बात कर रहे हो, आप खेलो इंडिया और इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हो, ऑब्वियसली वो जरूरी है, बट कम से कम बच्चों के लिए प्लेग्राउंड तो होना ही चाहिए इसमें। मुंबई का रणजी टीम यहाँ पे आ गया था, खेल बिहार का दो टीम आ गया था, दो टीम था क्या, हमसे होगा। अच्छा, बिहार का 2 टीम हो गया। अजिंक्य रहने का दिमाग पगला गया कि खेलना किसके साथ। तो बोलता दोनों आ जाओ, पता पड़ेगा। जो कि ना वो सिलेक्टेड था, जो उनके इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको खिलाएंगे, उनको जानते हैं। एक है जो रियल बढ़िया खेलता है वो। अच्छा, मुंबई का रणजी टीम परेशान था यहाँ पर, असली टीम है कौन? जब यहाँ पता है सर, हम लोग यहाँ पे मतलब गवर्नर उसमें क्या नाम, जो राष्ट्रपति बने हुए हैं। अच्छा, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट ऑल लेट्स श्वेता, यू कैन लीव नाउ। हम लोग थोड़ी चर्चा क्रिकेट पे कर लेते हैं, ठीक है।